क्लास एज आई हैव टोल्ड यू कि ये एग्जाम्पल करने के बाद जो कि गैम्बलिंग की एग्जाम्पल है, मैं एक अदद एग्जाम्पल और करवाने लगा हूँ आपसे जो कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो उसके लिए जो चीज़ मैं जो ऑब्जेक्ट मैं लिखवाऊंगा आपको वो साथ साथ मेरे आप लिखते रहें, मैं बोल भी रहा हूँ और साथ में वो शो भी हो रहा है। हियर अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस इज ऑफरिंग अ रिप्लेसमेंट वारंटी। अब मुझे बताया कि आप में से सभी लोग जानते होंगे रिप्लेसमेंट वारंटी होती क्या है। कि अगर आपने कोई एनर्जी सेविंग डिवाइस खरीदी और वो ख़राब हो गई विद इन अ पीरियड ऑफ वारंटी, तो आप जाएं और जाने के बाद वो शॉपकीपर को दें, उसका एविडेंस दिखा के, तो वो क्या करता है, वो आपसे वो फॉल्टी डिवाइस लेके उसकी जगह एक नई डिवाइस आपको दे देता है जो कि रिप्लेस हो जाती है, राइट। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो उसके बाद है कि इफ़ प्राइस ऑफ एन एनर्जी सेवर इज ₹150 विद अ रिटर्निंग परसेंटेज ऑफ 2%, यानी कि पास्ट प्रैक्टिस में इस कंपनी ने ये देखा कि जो सेवर फॉल्टी होके वारंटी पीरियड में उसके पास वापस आए वो 2% थे, जो लोग लेके गए थे उनमें से 2% लोगों ने वो वापस किए और रिटर्न में लेके गए वो नया सेवर। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि देन फाइंड द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द सेवर। अब देखा जाए तो ये जो आपके सामने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है इससे आप एक अदद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। थिंक कि आप किस तरह से बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो ट्राई कर लें इसे पॉज करके, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। हियर आई एम गोइंग टू शो यू कि ये मॉडल किस तरह से बनेगा। एक्स अगर प्राइस ऑफ अ सेवर है, तो जब आपके पास कोई भी कस्टमर लेके गया सेवर और वो ख़राब हो गया, वो आया दुकानदार के पास और उसने कहा कि जनाब ये सेवर तो ख़राब हो गया। दुकानदार ने उसके जवाब में क्या किया कि उसको नया सेवर दे दिया। तो क्या सवाल ही पैदा होता है कि दोबारा वो पैसे लेगा? यकीनन नहीं लेगा। लेकिन दुकानदार के पास सेवर तो चला गया ना, तो यकीनन उसके पास से एक अदद सेवर चला गया है। तो -150 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया -150। उसके बाद अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी परसेंटेज कितनी आई है पास्ट प्रैक्टिसेस में। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आई है वो आई है 0.02, 2% है ना। और वो 98% लोग जो कि सेवर लेके गए लेकिन वो वापस नहीं लाए, वो यकीनन +150 में आएगा। तो जब मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, तो विल इट बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या आप ये वीडियो को पॉज करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं? यकीनन आप निकाल सकते हैं। आप वीडियो पॉज करें और पॉज करने के बाद मैं भी आपको ये कैलकुलेशन बता देता हूँ। इज इक्वल्स टू -150 मल्टीप्लाई बाय 0.02, आंसर आ गया। इसी तरह इज इक्वल्स टू +50 मल्टीप्लाई बाय 0.98, ये आंसर भी आ गया। और बाय समिंग ऑल दीज टू वैल्यूज यू कैन गेट द आंसर 144 रुपीज़। ये जो 144 रुपीज़ आया है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एवरेज प्राइस क्या है 144। कंपनी को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो इनका सेवर है उसकी प्राइस 150 नहीं है, बल्कि वो 144 रुपीज़ है, क्योंकि कुछ फॉल्टी पीसेस वापस उनके पास आ रहे हैं। जो भी कंपनी अपनी प्लानिंग करेगी वो इस 144 के हिसाब से करेगी। अगर उसकी टोटल कॉस्ट भी लगती है, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन चार्जेस, मटीरियल चार्जेस सब मिला के भी 100 रुपीज़ पड़ रहे हैं, तो 44 रुपीज़ का मुनाफा उसके पास हर सेवर पे आ रहा है। अगर ये कंपनी 1 मिलियन सेवर्स बेच दे तो यकीनन उनके पास 44 मिलियन एज ए प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह वो अपनी प्लानिंग बनाती हैं। अब इसका वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक्स का स्क्वायर करें और एक्स का स्क्वायर करने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर दें आप फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से, और मुझे इसका रिजल्ट भी बता दें। वीडियो को चाहें तो पॉज कर लें और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर लें। लेट मी डू द सेम कैलकुलेशंस टू बिफोर मल्टीप्लाइंग x विद प्रोबेबिलिटी। आई जस्ट स्क्वायर इट और मेरे पास आंसर आ गया। पहले यकीनन प्लस हो गया। इसी तरह दूसरा आंसर भी मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे पास ये आंसर भी आ जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ को आफ्टर स्क्वायरिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर दोनों को कंबाइन में करूं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है 22500। अब लाइक वाइज जिस तरह से ये गैम्बलिंग में किया था हम लोगों ने, गैम्बलिंग के मॉडल को फॉलो करते हुए अगर मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर से वेरिएंस निकालूं, तो मेरे पास जो वेरिएंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इज इक्वल्स टू यकीनन 22500 माइनस 144 टू द होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 1764 यानी 1764 वेरिएंस आ गया। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस, SQRT लिखा हमने और हमने कर दिया यहाँ पर रूट 42 रुपीज। अब आप और से देखें, मीन इज
144, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 42। अब सीवी कैलकुलेट करें, वो सीवी गैम्बलिंग का लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आपके सामने ये सीवी भी आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू ओनली 29%, सिर्फ 29%। अब ये देखें ना, ये तिजारत का मॉडल है, देखने में ये मॉडल किसी भी तरह से कम नहीं लग रहा है इस गैम्बलिंग के मॉडल से, जो गैम्बलिंग का मॉडल हम लोगों ने पहले देखा था वो। लेकिन अब आप देख लें, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नतीजे में जो सीवी आया हमारे पास वो सिर्फ 29% है। तो इससे साबित हुआ कि जो इंटरप्रेन्योरियल मॉडल है वो तमाम चीज़ें जो कुदरत ने हलाल की हुई हैं, एनालिसिस करके देख लें, उनकी वेरिएशन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्म में उनके वेरिएशन का जो अमाउंट है वो कम आएगा। कौन कौन सी चीज़ें हराम है, इसके अलावा सोचें, थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। शराब हराम है, क्यों हराम है? क्यों? ये वेरिएशन पैदा कर देती है इंसान की शख्सियत में, और जो शराब को डिफेंड करने वाले हैं खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप शेर सुन लें, कहते हैं शराब का कोई अपना सरीह रंग नहीं, शराब तज़किया व एहतिसाब करती है, जो अहले दिल हैं बढ़ाती है आबरू उनकी, जो बेशऊर हैं उनको खराब करती है। तो भाई मान लिया उन्होंने, ये कहते हैं ना, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। ये शराब जो है ना डाइवर्सिटी पैदा कर देती है इंसानी, कुछ पता नहीं होता उसका कुछ कर जाए, वो वली बन जाएगा या वो शैतान बन जाएगा। इसीलिए शराब को हराम किया गया। अडल्ट्री हराम है, जिना के बारे में क्या कहते हैं? यकीनन हराम है। क्यों? अब आप देखें, शेर है जिसका मुझे शेर आता नहीं, वो बड़ा सब स्टैंडर्ड्स है, लेकिन उसके अल्फाज ये हैं कि मैं उसका हरगिज नहीं हो सकता जो हर किसी का हो जाए। अब आप लोगों में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे सुन के, यकीनन ऐसा है। कहते हैं ना, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक आपकी जो है वो तैयारी हो गई है इस हवाले से। तो अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्विज मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्विज जैसे डिस्प्ले होगा तो आप उसके जो कंटेंट्स हैं उनको लिख लीजिएगा, साथ में मैं अलग से शेयर भी कर दूंगा, और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि विद इन अ क्लास टाइम वो क्विज आप लोग करने के बाद वो शेयर कर दें मुझसे, ठीक है? थैंक यू। नाउ हियर द क्विज इज गोइंग टू बी अपीयर्ड। खैर ये तो अब तो क्लास बैठी नहीं है मेरे सामने, तो ऑड रोज और इवन रोज का तो कोई अब है नहीं इसमें झगड़ा। तो आपकी मर्जी है, आप में से जो भी ऑड रो को सिलेक्ट करना चाहता है ये वाला क्विज कर ले, या इवन रोज वाला करना चाहता है इस वाले को सिलेक्ट कर ले। दोनों में एक ही जितनी मेहनत लगेगी। ये दोनों क्विज की स्लाइड्स आपके सामने हैं, इनको पढ़ें। पढ़ने के बाद आपने सिर्फ एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेक्टेड गेन का मुझे बताना है। मैं ये फिर कह दूं, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस की कैलकुलेशन तक मत जाइएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करनी है। लेकिन देख लें थोड़ा सा डिफरेंट है। Suppose a gambler is offering you to play a game with him by tossing two fair coins. ये आज जो है ना निकाल दीजिएगा, two fair coins and a fair dice। अब ये दो फेयर कॉइन्स और एक डाइस का केस है, तो याद करके बताएं कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट बनेगा ये? यकीनन ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है। रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 7 का जो सैंपल स्पेस है, अगर वो आपको याद नहीं है तो मैं आपको वो भी याद करा देता हूँ, वो आपके सामने अभी आ जाएगा। नाउ दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट नंबर 7। ये देख लें आप, आपके सामने आ गया ये, इसको आप लिख लें अपने पास, और मैं स्लाइड वो वाली भी शेयर कर देता हूँ, उसके बाद में वेट करूँगा ताकि आपके रिजल्ट्स आपकी तरफ से मुझे मिल जाए।